हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए फिर हम लोग आज अपने इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर डील करेंगे। इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर जो सीबीएसई में आते हैं वो सैम्पल पेपर को डील करेंगे। ध्यान रखिएगा, सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार अगर आप एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं तो एक बार आप सैम्पल पेपर करके जाएंगे ना, तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। आपके लिए आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उस क्वेश्चंस को आप जब एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ना थोड़ा फियर खत्म हो जाता है, थोड़ा आपको डर नहीं लगेगा, थोड़ा आपको आपके लिए आसानी हो जाएगी सैम्पल पेपर सॉल्व करने के। जो रियल आपका क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ा सैम्पल पेपर का बेनिफिट ये आपको मिलता है कि आपको ना पूरे पैटर्न के बारे में पता चल जाता है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन से सवाल आएंगे, उसका टाइम मैनेजमेंट करना आप सीख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं सैम्पल पेपर सॉल्व करने के, राइट। तो सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सैम्पल पेपर अगर सॉल्व करते हैं तो आपको 3-4 चीजों का फायदा मिलेगा। मैंने पहला क्या बोला, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि आप आसानी से जो है अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। पूरा सिलेबस का आपको एक जो है माइंड मैप मिल जाएगा कि क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चन पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे जो प्रिपरेशंस करने में लास्ट टाइम जो प्रिपरेशन होता है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट नंबर 1 है, कंजम्पशन फंक्शन अज्यूम्स दैट कंजम्पशन चेंजेस एज अ कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस। कहा गया है कि जैसे जैसे इनकम, ऐसे कंजम्पशन फंक्शन अज्यूम करती है कि जैसे जैसे कंजम्पशन इनकम पर्संस का बढ़ता है वैसे वैसे कंजम्पशन पर्सन का जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। क्या ये स्टेटमेंट जो है वो सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मेरे भाई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कैसे है? क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर जो है आप कंजम्पशन फंक्शन में जब जाएंगे तो वहां पे क्या है कि कंजम्पशन फंक्शन ये अज्यूम करके चलता है कि जैसे जैसे इनकम लोगों का बढ़ता है वैसे वैसे जो है कंजम्पशन भी लोगों का बढ़ता है। ठीक है, ये कंजम्पशन फंक्शन का असम्पशन है। ऐसा रियली में नहीं होता, एकदम एज इट इज ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है आदमी का तो कंजम्पशन का एक लिमिट है। कंजम्पशन ऐसा नहीं है कि आपका इनकम अगर 500 करोड़ का हो गया तो आप सोने का चावल खाने लगोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, या आप जो है चावल ज्यादा खाने लगोगे, ऐसा नहीं हो सकता। बट द थिंग्स इज दैट कि वो अज्यूम करके चलता है कि भैया हाँ, ये जो है कि कंजम्पशन फंक्शन अज्यूम करता है ये बात कि कंजम्पशन चेंजेस एज द कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस। जैसे इनकम चेंज होता है वैसे कंजम्पशन भी चेंज होता है। इन द सेंस व्हाट दिस स्टेटमेंट इज राइट। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू द टोटल इनकम। टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का जो है वो क्या है, ये रेशियो है। तो ये चीजें जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, बिल्कुल सही है भाई। स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अंदर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट 1 जो है एकदम से परफेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो आंसर जो यहां पे निकल के आएगा मेरे भाई वो क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। ठीक है जी, यहां पे आंसर जो है वो क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। दैट इज यहां पे सिंपल जो है, जैसे मान लो कि अगर मैं यहां पे बोलूं ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन अगर टोटल इनकम, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो यहां पे जो है आंसर जो बन के आएगा वो कौन सा आएगा, ए आएगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, यहां पे आंसर जो है ए बन के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि फॉर ए क्लोज इकोनॉमी विद नो फॉरेन ट्रेड, अगर कोई इकोनॉमी है जिसमें फॉरेन ट्रेड नहीं है, कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं है। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या है कि भैया ना बाहर में एक्सपोर्ट हो रहा है ना बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, ये सिचुएशन है, हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी है। जैसे मान लो ये कब था इंडिया में, ये क्लोज इकोनॉमी का सिचुएशन था कब, 1991 के पहले जो है हमारा इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी बोला जाता था। तो उस केस में जो है जो ऑप्शंस आपके पास दिया हुआ है, फॉर ए क्लोज इकोनॉमी विद नो फॉरेन ट्रेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। समझिए इस बात को, यहां पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, जीडीपी दिया हुआ। जीडीपी का क्या मतलब होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके,
और जीएनपी जीएनपी दिया हुआ कि जीएनपी और जीडीपी दोनों इक्वल होगा। ये जीडीपी और जीएनपी इक्वल कब होगा, बात को समझिएगा। जब हम लोग डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बाहर से जो ट्रेड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। लेकिन बाहर से ट्रेड तो हो ही नहीं रहा है, बाहर में कोई एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, समझ में आ रही बात। तो ये जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो हम लोग बैलेंस है उसको इंक्लूड करते हैं, वो तो जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो जीडीपी होगा, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, वही हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी होगा, क्योंकि बाहर से कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। तो यहां पे जो आंसर निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी, राइट। जीडीपी इक्वल टू जीएनपी। तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहां पे जो है बाहर से फॉरेन से कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है। और जो फॉरेन से कोई भी ट्रेड नहीं होगा मेरे भाई, तो सिंपल से जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, आई मीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, वही हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। बी ऑप्शन देखिए, जीडीपी बिगर होगा जीएनपी का, बिल्कुल नहीं होगा। जीडीपी लेस होगा जीएनपी का, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। जीडीपी प्लस जीएनपी इक्वल टू जीरो, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जो निकल के आएगा जीडीपी इक्वल टू जीएनपी। तो यहां पे आंसर जो होगा टू आंसर होगा, ए आंसर होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ व्हाट कैन बी ग्रेटर देन 1। Choose the correct alternatives to fill up the blank. Marginal propensity to consume, marginal propensity to consume, या average propensity to consume, या जो है marginal propensity to save, या average propensity to save। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात बोलूं average propensity to consume, इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है कैन बी ग्रेटर देन 1, ये एक से ज्यादा हो सकता है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑन द फील्ड। तो यहां पे अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी होगा वो एक से ज्यादा नहीं हो, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो राइट आंसर जो यहां पे निकल के आएगा वो आएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी ग्रेटर देन 1, ये जो है एक से ज्यादा हो सकता है। तो यहां पे आंसर जो निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा, बी आंसर निकल के आएगा, राइट। तो यहां पे 3 आंसर जो है एलिमिनेट हो गया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो होगा नहीं एक से ज्यादा, आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी एक से ज्यादा नहीं होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी एक से ज्यादा नहीं होगा। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ये आपका एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है जी। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। हाँ सर बात करो, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्रेस रिपोर्ट डेटेड 29 दिसंबर 2022, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग टू इंडिया recorded an outflow of 0.4 billion US dollar in the second quarter to 2022-2023। जो अबव स्टेटमेंट है, जो अबव ट्रांजैक्शंस है, ये जो ट्रांजैक्शंस है नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स है टू इंडिया का नेट जो कमर्शियल बोरोविंग है वो 0.4 बिलियन डॉलर है। ये एक क्वार्टर की बात की जा रही है, सेकेंड क्वार्टर की बात की जा रही है। यहां पे ये बात की जा रही है कि आपका जो है ये क्या है, ये द अबव ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन व्हाट, इन द कौन सा अकाउंट, करेंट अकाउंट या करेंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया, या जो है करंट इन द करेंट अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, या ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, या ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। बात को समझिए, यहां पे सिंपल सी बात है कि भैया यहां पे लोन ले रहे हैं, बोरोविंग्स ले रहे हैं। तो बोरोविंग्स जो है ना, ये हमारा जो है ये कौन से अकाउंट के अंदर होगा, ये कौन से अकाउंट के अंदर आएगा, ये कैपिटल के अंदर आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। और कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड्स के अंदर आएगा, डेबिट साइड के अंदर आएगा। अच्छा हाँ,
क्योंकि भैया ये लायबिलिटी है हमारी, ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फिर द फिल अप द ब्लैंक। करंट क्या होता है? करंट अकाउंट जो होता है ट्रेड वगैरह के लिए होता है भैया, ये लोन वगैरह के लिए नहीं होता। तो करंट वाला तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। और क्रेडिट साइड हो नहीं सकता, तो ये कौन सा साइड होगा? डेबिट साइड होगा, ठीक है। ये डेबिट साइड लेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के यहां पे आएगा वो कौन सा आएगा? डी आएगा। डी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। सारे गुड्स एंड सर्विसेज को मॉनेटरी यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शंस परफॉर्म बाय द मनी। ओहो, मनी के द्वारा जो है कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? मनी के द्वारा जो है कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को मॉनेटरी यूनिट्स के अंदर लिखा जाता है कि भैया कितने का गुड्स, तो 5 लाख का गुड्स, कितने का सर्विसेज, तो 2 लाख का सर्विसेज। ये सब लोग हम जो है रुपीज में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? और ये जो है हमारा मनी का कौन सा फंक्शन को डिनोट कर रहा है? देखिए, हम लोग पैसे को लेन देन में इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक मीडियम एक्सचेंज का जो फंक्शन हो गया। हम पैसे को जो है वो क्या करते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, तो ये स्टोर वैल्यूज हो गया। बट ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये जो है हम जो भी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, तो अकाउंटिंग में गुड्स एंड सर्विसेज को रुपीस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो है यूनिट ऑफ अकाउंट्स के रूप में काउंट होगा। एक बात बताओ, जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो तो अकाउंट्स आप क्या बनाते हो? यूनिट में बनाते हो या रुपीस में बनाते हो? जल्दी से बताओ। आप जो है रुपया में बनाते हो ना जी अकाउंट्स। क्या कभी आपने ऐसा लिखा है कि क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक में क्या है? 500 रेफ्रिजरेटर, ऐसा आपने लिखा है क्या? नहीं। क्या आपने परचेज में लिखा है 3000 रेफ्रिजरेटर? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। 3000 रेफ्रिजरेटर तो होगा, बट उस रेफ्रिजरेटर का वैल्यू क्या होगा? पैसे में क्या वैल्यू होगा? मतलब उसको अकाउंटिंग टर्म में जो है लिखते हैं ना, तो यहां पे जो इसका जो फंक्शन है वो है यूनिट ऑफ अकाउंट्स की तरह काम कर रहा है। जो स्टेटमेंट ऊपर में दिया हुआ है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपका जो यहां पे रुपीस का फंक्शन है, या जो आप करेंसी का, या फिर आप कह सकते हो मनी का जो फंक्शन है, उसमें यूनिट ऑफ अकाउंट्स की बात की गई है। क्योंकि सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग जो भी अकाउंटिंग टर्म में लिखते हैं, अकाउंट्स में बनाते हैं, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को जो भी लिखते हैं वो हम लोग रुपीस यूनिट ऑफ अकाउंट्स के रूप में लिखते हैं। तो भैया यहां पे स्टेटमेंट जो होगा वो सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आइए बात करते हैं। फाइंड द मिसिंग फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। यहां पे मिसिंग फिगर आपको चूज करना है और करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स आपको चूज करना है, ठीक है। यहां पे क्या है बात को समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ठीक है। यहां पे क्या है देखिएगा, पहला कंडीशंस में क्या हुआ? पहला कंडीशंस में क्या हुआ? डिपॉजिट एंड लोन कितना है? 80%, 800 लोन है, तो रिजर्व रेशियो कितना हो गया? 200 का हुआ। एक्चुअली यहां पे हमने या 200 का रिजर्व रेशियो हुआ। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आपका जो है नेक्स्ट में जो बात करूं वो यहां पे आएगा 800 है। तो 800 में से यहां पे से हमने किया क्या? बेसिकली में यहां पे हमने क्या किया कि 1000 डिपॉजिट माइनस जो है रिजर्व रेशियो जो है, तो वो हमारा लोन अमाउंट आ जाएगा। तो पहले कंडीशन में लोन अमाउंट हम निकाल रहे हैं, तो पहला कंडीशन में लोन अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? डिपॉजिट कितना है? 800, उसमें से क्या माइनस करेंगे जी? रिजर्व रेशियो 160 माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फटाफट से बताइए। हमारे पास आ जाएगा सर 640, 640 ये हमारा लोन आ जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए 640। ये हमारे बात बन गया मेरे भाई, समझ में आ रही बात? अब आइए बात करते हैं। हाँ बात करिए सर। अब देखिए डिपॉजिट, तीसरा जो कॉलम जो ब्लैंक आ रहा है वहां पे क्या कॉलम निकल के आएगा? दूसरा क्वेश्चन तीसरा चौथा में लिखना है। दूसरा में क्या आ रहा है? टोटल की बात कर लेते हैं, तो टोटल अब निकाल लो ना, ठीक है। अब टोटल निकाल लो यहां पे। अब जो है यहां पे हम लोग कितना लिखेंगे? यहां पे हम लोग लिख देंगे भैया कि 640। तो यहां पे जो हमारा पहला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 640 हमारा आ रहा है 640, ये 640, ठीक है। फिर
दूसरे टोटल कितना आएगा, ठीक है। अब यहां पे टोटल करते हैं यहां पे, तो आइए 800, 640, 160, अब यहां पे फिर से 640 लिख दीजिए, ठीक है। 640 इसको लेकर के आइए, फिर यहां पे जो है 640 अगर आ गया तो यहां पे अमाउंट जो है आपका मेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे टोटल जो हमारा बनेगा वो यहां पे जो बनेगा वो सेकंड में 5000 बनेगा, ये 5000 टोटल में बनेगा। लोन्स अमाउंट जो है 4000 बनेगा, ठीक है। और ये जो है रिजर्व रेशियो जो अमाउंट है 1000 बनेगा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे जो कहानी जो बन के आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका सी है उसमें जो सही आंसर जो निकल के वो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है, मान लो कि टोटल डिपॉजिट निकलेगा क्या, इनिशियल डिपॉजिट जो होता है इंटू 1 इंटू क्या होता है जी, LRR होता है, ध्यान रखिएगा। इनिशियल डिपॉजिट एक बार इसको यस आइए इसका फॉर्मूला पे पहले इसको सेट करते हैं, फिर हम लोग टोटल डिपॉजिट निकालने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं। टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1 इंटू LRR। आइए टोटल डिपॉजिट, हाँ टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1 इंटू LRR, ठीक है। अब यहां पे फॉर्मूला पे सेट करिए फटाफट से। आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना है, इनिशियल डिपॉजिट है सर 1000, ठीक है जी। इनिशियल डिपॉजिट है 1000, तो 1000 आपने यहां पे लिख दिया, 1000 इनिशियल डिपॉजिट हो गया इंटू 1 इंटू LRR। RR जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.20, ठीक है। तो ये 0.20 से करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा, तो यहां पे 5000 आ गया, ठीक है। तो 5000 आ गया, तो यहां पे बेटर ऑप्शन 640 और 5000 दोनों यहां पे मैच कर रहा है, तो डी विल बी द राइट आंसर। डी जो होगा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप एमसीक्यू के अंदर ना थोड़ा एलिमिनेशंस करना सीखिए, एलिमिनेट कैसे करते हैं, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है फिर हमें जो है रिजर्व रेशियो निकालना पड़ेगा, फोर्थ में रिजर्व रेशियो निकालना पड़ेगा। रिजर्व रेशियो को क्या होता है, टोटल डिपॉजिट इनटू द रिजर्व रेशियो इक्वल टू टोटल डिपॉजिट इनटू रिजर्व रेशियो, तो 20% है, तो 500 इंटू 20% जो होगा वो कितना आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा। तो वहां पे जो है ये यहाँ 5000 है, 1000 है, तो यहाँ पे जो अमाउंट 4000 का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये आपको एलिमिनेट करना है और यहां पे आपको ये चीजें निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकली एडिंग द, ध्यान सुनिएगा इधर। अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकली एडिंग द व्हाट। क्वेश्चन हम इसमें क्या ऐड करेंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। इसमें हम लोग जो ऐड करेंगे वो होगा सबसे पहले कंजम्पशंस को ऐड करेंगे, एडिंग कंजम्पशंस एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कंजम्पशंस एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस को यहां पे ऐड करेंगे तो वो ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो है हम लोग ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे जो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा, राइट। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शंस को जब आप ऐड ऑन करेंगे तो वहां से जो है आपका जो एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो सम टोटल ऑफ क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। एग्रीगेट डिमांड का होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और साथ में फिर क्या है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यही तो होता है। डिमांड क्या हो रहा है, अगर पूरा होल ऑफ द डिमांड की बात करें तो क्या है, एक तो हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो डिमांड होगा, या कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हैं, कुछ ऐसा एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हमारा डिमांड होगा। तो एग्रीगेट डिमांड का जो फंक्शन है यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड जो है फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड जो है वो कंजम्पशन फंक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन द सेंस consumptions and investment function, that is a consumption expenditure and the investment expenditure, ठीक है। तो यहां पे जो है राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट मे अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन इकोनॉमी। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजंस that may affect the demand for the foreign exchange in economy। इकोनॉमी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, राइट। कौन सा चीज, इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स, रिमिटेंस बाय रेसिडेंशियल वर्किंग अब्रॉड या परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड।
ये बात को पहले समझिएगा ध्यान से कि पूरे कहानी को एक एक करके समझिएगा। इधर सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन क्या रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिमांड जो है, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड जो है अफेक्ट होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ये कौन सी चीजों से बढ़ेगा घटेगा? एक बात बताओ, अगर इंपोर्ट आप करेंगे, अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो क्या फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी से बताइए। अरे सर बढ़ेगा सर, क्योंकि यहां पे पैसा जो है बाहर जाता है, डॉलर में हमें खरीदारी करके लानी पड़ेगी, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये पहला हो गया इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल। अच्छा एक बात बताओ, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल, एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं तो क्या उस केस के अंदर क्या आपको फॉरेन एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट होता है? क्या फॉरेन एक्सचेंज का नहीं सर, वहां तो फॉरेन एक्सचेंज आता है, डॉलर हम कमाते हैं जब एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा। रेमिटेंस बाय रेसिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड, अगर कोई रेसिडेंट है जो अब्रॉड में वर्क कर रहा है, उसको रेमिटेंस हो रहा है, तो भैया क्या वो तो पैसा आएगा मेरे भाई, ठीक है, वो पैसा तो आएगा, रेमिटेंस हो रही है, रेसिडेंट वर्किंग, अगर कोई वर्किंग अब्रॉड कर रहा है तो वो पैसा हमारे लिए डॉलर तो लेके आएगा। तो ये तो हमारे डॉलर का, ये तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई साइड है। फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड साइड क्या है? कौन सा डिमांड, कहां डिमांड होता है? तो एक तो भैया अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज से ये होगा, या अगर आप कोई फॉरेन के अंदर, अब्रॉड के अंदर कोई एसेट परचेस करेंगे। अगर मान लो आप गए और दुबई के अंदर एक फ्लैट खरीद ली, और इंडिया में आप कमाते हैं, इंडिया का पैसा है, तो दुबई में आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको जो है डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। आप अमेरिका में आपने एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया, कोई एसेट्स खरीद लिया, तो उस केस में क्या होगा कि इंडिया से पैसा जाएगा बाहर। तो यहां पे जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा? 1 and 4, that is imports of the visibles and the purchase of assets abroad। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन कह रहा है सपोज फॉर ए गिवन इकोनॉमी, एक गिवन इकोनॉमी का जो है एस का मतलब क्या होगा? यहां पे बात करते हैं एस फंक्शंस, दैट इज अ सेविंग्स फंक्शन दिया हुआ है आपको -60 प्लस 0.1 y, ठीक है, -60 प्लस 0.1 y दिया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपको, ठीक है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, वो है 4000 करोड़, राइट, ओके। और यहां से आपसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वुड बी RS कितना करोड़ होगा? तो आइए बात करते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम का एक फंक्शंस निकल के इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इनकम जो है वो क्या आएगा? तो वहां पे सबसे पहले S इक्वल टू क्या होता है? S इक्वल टू I होता है। सेविंग्स फंक्शन इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन का पहले फॉर्मूला लिखो, -60 और प्लस कितना है 0.1 y इक्वल टू कितना 4000 करोड़, यहां पे निकल के आएगा। क्या यहां से हम लोग y निकाल नहीं सकते क्या? जल्दी से बताइए, क्या यहां से हम लोग y नहीं निकाल सकते? निकाल सकते सर, निकाल सकते। तो y निकालिए ना, यहां पे y का क्या आ जाएगा? y इक्वल टू क्या आएगा? y इक्वल टू यहां पे सिंपली है आएगा आपका जैसे कि 0.1 y, ये कर लो 0.1 y इक्वल टू 4000, हाँ 4000 प्लस उधर आ जाएगा कितना 60, प्लस क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 0.1 y इक्वल टू कितना हो गया 4060, फिर y इक्वल टू क्या होगा 4060 को डिवाइड कर दो 0.1 से, तो ये जो यहाँ पे निकल के आएगा 0.1 y इक्वल टू आ जाएगा, वो आ जाएगा 40,000, 40,600, राइट। ये 10 से आप कर लो तो भैया 40,600 आंसर कहीं है क्या? 40,600, यस, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ये सी विल बी द राइट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना एस फंक्शन और आई फंक्शन दिया हुआ है, और एस के अंदर जो ये सेविंग्स इक्वल टू -60 प्लस 0.1 y इन द सेंस नेशनल इनकम की बात की जा रही है, ठीक है, तो नेशनल इनकम जो है एंड आई एंड हाँ, तो ये जो है आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वुड बी, इनकम कितना होगा ये जानना है। तो इनकम हमारा जो होना चाहिए वो 40,600 करोड़ होनी चाहिए, ये आंसर जो है राइट आंसर आएगा, और ये आंसर जो है आपका सी विल बी द राइट आंसर होगा। इसको आपको इस फॉर्मूले पे ये जो
सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, वहां से y का फिगर आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। ये चार्ट को आप पढ़िए ठीक से, अच्छे से चार्ट को पढ़िए और यहां से जो है करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स आपको क्या करना है, निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहां पे डील करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर है 10। आइए देखिए ये क्या कह रहा है, अनचूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, ये जो है चूज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, मल्टीलैटरल लोन्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एड्स। देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है ये जो चार्ट है वो दिखा क्या रहा है एक्चुअली में, ये कौन सा है, कैपिटल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल अकाउंट में बात किया गया कि इन्वेस्टमेंट हमारा इतना है, एक्सटर्नल बोरोविंग्स हमारा इतना है, एक्सटर्नल असिस्टेंस हमारा इतना है। मतलब जो भी टोटल हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो भी टोटल हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कहां से हुआ है, इन्वेस्टमेंट में हमारा पैसा लगा हुआ है, हमने इन्वेस्टमेंट किया है, एक्सटर्नल बोरोविंग्स हमने लिया हुआ है, एक्सटर्नल असिस्टेंस हमने लिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है। तो ये एक्चुअली जो है ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दिखा रहा है। ये जो चार्ट है ना वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दिखा रहा है कि हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कहां से आया है, राइट। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज टू टाइप, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे टोटली जो है वो बात किसकी की जा रही है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आइए बात करते हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट इन एन इकोनॉमी must be financed by corresponding capital account surplus. Do you agree with this statement? Give valid reason in the support of your answer. एक बात बताओ, करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट, ये डेफिसिट अगर है इकोनॉमी के अंदर, मस्ट बी फाइनेंस बाय द करस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट सरप्लस। अगर कैपिटल अकाउंट का सरप्लस है तो वहां से हम इसको फाइनेंस कर सकते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा कि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर डेफिसिट आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि जो हम पैसा हमारा जा रहा है और वो पैसा हमारा आ रहा है, जो जा रहा है पैसा वो मान लो 1000 करोड़ रुपया है और जो आ रहा है वो पैसा 900 करोड़ रुपया है, मतलब 100 करोड़ का जो है वो क्या है जी, डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो क्या 100 करोड़ का डेफिसिट जो है ये हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट सरप्लस, अगर कोई कैपिटल अकाउंट सरप्लस है, क्या वहां से उसको फाइनेंस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शंस भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि सिंस द अकाउंटिंग सेंस में करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इक्वल टू क्या होता है जी, जीरो होता है। तो आपका जो है अगर करंट अकाउंट में कोई डेफिसिट है तो उसको कैपिटल अकाउंट से हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पनसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डू यू एग्री विद दिस, क्योंकि कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट जो है वो क्या होगा, जीरो आता है। तो यहां पे जो है अगर करंट अकाउंट के अंदर कोई डेफिसिट है तो वो तो कैपिटल अकाउंट ही कॉम्पनसेट करेगा ना उसको। अगर आपके पास पैसा देने के लिए नहीं है, अगर पैसा आपके पास जो है आपने इंपोर्ट करा उसके देने के लिए पैसा नहीं है, तो आपके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आपको लोन लेना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी, बोरोविंग्स करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो तो कैपिटल अकाउंट से ही वो क्या हो सकता है, वो सेटल हो सकता है। तो यहां पे जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इकोनॉमी मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट सरप्लस, क्योंकि ये स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री कर रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट से एग्री करने के पीछे जो फॉर्मूला है वो सिंपल वही है कि करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इक्वल टू जीरो होता है। तो अगर हमारा कैपिटल करंट अकाउंट के अंदर कोई डेफिसिट है तो वो डेफिसिट जो है हमारा ऑब्वियसली
करेंट कैपिटल अकाउंट से ही जो है वो क्या होगा, सेट ऑफ होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट में आपको ये आंसर लिख देना है कि भैया एक हमारा एक फॉर्मूला है कि करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इक्वल टू 0 होता है, और हमारा अगर करंट अकाउंट के अंदर कोई भी डेफिसिट है, कोई भी अगर जो है निगेटिव है, तो उस केस में जो है वो पैसा करंट अकाउंट बोरोविंग वगैरह से ही सेटल डाउन किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम निकालना है आपको। ये जो अभी गिवन डेटा है उस डेटा से आपको वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम आपको निकालना है। तो आइए सब डोमेस्टिक इनकम के पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं कि डोमेस्टिक इनकम जो है वो क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। इसके लिए हमें जो है वो जाना पड़ेगा, उधर मिनी बोर्ड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, आइए इधर मैं यहां पे बात करता हूं सबसे पहले। हाँ, तो यहां पे जो है फॉर्मूला एक पहले जो है आपने सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि आपको जो है डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी, नेशनल डोमेस्टिक एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी का जो है अभी ये जो डेटा अगर आप मैं बात करूं, जो आपके पास डेटा अवेलेबल है उस डेटा से सबसे पहले अगर लेके चले तो कौन कौन सा एड ऑन होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले जो एड ऑन होगा वो क्या होगा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये सबसे पहला जो है इसका जो है वो क्या होगा, 1 नंबर, फर्स्ट नंबर जो है वो एड ऑन होने वाला है, फर्स्ट जो है वो ऐड होगा। ओके, ठीक है। दूसरा कंडीशन जो एड ऑन होगा वो है हमारा, वो क्या है, वो होगा दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद जो है हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज सेकंड नंबर ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है हमें थर्ड नंबर ऐड ऑन करना पड़ेगा, और ये सारे को ऐड ऑन करने के बाद हमारे पास थर्ड नंबर जो है वो दैट इज अ चेंज इन स्टॉक, ये भी हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा वो आएगा 5 नंबर दैट इज नेट एक्सपोर्ट, ये भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब कुछ माइनस करना पड़ेगा भाई, कुछ माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करना जो यहां पे पड़ेगा वो माइनस सिंपली आपको या दो चीजें करनी पड़ेगी। एक जो है आपको कंजम्पशंस ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशंस ऑफ फिक्स कैपिटल इन द सेंस जो है 8 नंबर आपको माइनस करना पड़ेगा, राइट। और साथ में जो है आपको एक और माइनस करना पड़ेगा, और वो है आपका दैट इज अ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज अ 6 नंबर। ठीक है, चलिए अगर इस फॉर्मूला पे हम लोग जाएं, इस फॉर्मूला पे हम लोग जाएं तो यहां से फॉर्मूला से हमें क्या निकल के आएगा इस बारे में थोड़ा देखते हैं। आइए इस फॉर्मूला से क्या निकल के आएगा बात करते हैं। एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी इक्वल टू क्या, मैंने क्या आपको बोला एनडीपीएफसी में कि सबसे पहले आपको जो है वो क्या करना है, फर्स्ट नंबर ऐड ऑन करना है, फर्स्ट नंबर ऐड करना है, फर्स्ट जो डेटा है वो ऐड करना है। उसके बाद जो आपको ऐड करना है वो करना है फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, फोर्थ नंबर ऐड करना है, सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर, फिर सेकंड नंबर, और फिर जो है आपका थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर ये देखेंगे हम लोग, अभी जो है एक ही जगह पे क्वेश्चन नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमको। ठीक है, फिर हम लोग 5 नंबर ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, और फिर जो है हम लोग कहां पे आएंगे, 8 नंबर माइनस एंड 6 नंबर माइनस। ओके, 8 नंबर माइनस और 6 नंबर माइनस। आइए अब देखो बाबू, एनडीपीएफसी में सबसे पहला हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है भाई साहब, 600 करोड़। 600 करोड़ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, 600 करोड़। और आप पहले ये पूरा निकाल ही लेते हैं, 600 करोड़ तो लिख दीजिए यहां पे 600 करोड़। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए 600 करोड़। ठीक है, प्लस करो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आ जाइए 120 करोड़। ओके, ठीक है, फिर आइए हमारा किस पे आइए, फिर हमारा आ जाइए थर्ड नंबर, सेकंड नंबर दैट इज ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये है 200 करोड़। ओके, डन। फिर इस पे आइए, नीचे आइए, दैट इज फिर आ गया हमारा क्या आएगा, दैट इज थर्ड नंबर तो हो गया, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर,
और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज अ 4 नंबर, यस 120, एंड दैट इज यहां पे हम लोग सेकंड नंबर दैट इज अ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 200, थर्ड नंबर पे आइए। चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक 40 करिए। फिर जो है हमारा जो है वो आएगा वो फोर्थ नंबर 5 नंबर में क्या, नेट एक्सपोर्ट -40 में है तो इसको -40 लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा जो है आपका निकल के यहाँ पे आ रहा है दैट इज 8 नंबर दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल +40, और +40 करने के बाद जो है फिर माइनस में क्या आएगा 6 नंबर दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 120, ठीक है, -120। अब आइए इसको पूरा अगर सॉल्यूशन से आप निकालेंगे दैट इज 600 + 200 + 200, ठीक है, दैट इज 1 नंबर 4 नंबर, 1 नंबर एंड 4 नंबर। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सॉरी 1 नंबर एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, ये 200 आएगा बच्चा, ध्यान रखिएगा। 200 गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 4 नंबर, यस यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है। तो ये जब टोटल कैलकुलेशन हम निकालेंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा, ये निकल के आएगा 840 करोड़। ये क्या आएगा 840 करोड़, दैट इज यहां जो हमारा फॉर्मूला था ये क्या था, हाँ ये जो एनडीपीएफसी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट, ये हमारा आएगा 840 करोड़, 840 करोड़ आएगा। तो ये जो राइट आंसर यहां पे जो आएगा वो 840 करोड़ आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये जो आपको निकाला ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम जो नेट यहां पे जो है हमने निकाला, डोमेस्टिक इनकम जो है ये निकल के यहां पे आएगा दैट इज अ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो निकल के आएगा वो 840 करोड़ आएगा, 840 करोड़ विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा इसका। आइए इस क्वेश्चन में हाँ इसका और में भी क्वेश्चन है, स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, और कंजम्पशंस ऑफ गुड्स क्या होता है। ये जो है वो क्या है, एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू द बेनिफिट्स, पॉजिटिव एक्सपेंडिचर हार्म्स नेगेटिव एक्सपेंडिचर विच आर caused by the one entity to another without being paid penalized for it, ध्यान रखिएगा। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। इसका जो है सिंपल सा मैं लिख देता हूं इसको, मैं इसको जो है इसका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल बाकायदा लिख देता हूं, हाँ मेरे पास जगह है वैसा लिखने का, हम लोग लिख देते हैं। देखिए ये जो है आपका जो है यहां पे एक्सटर्नलिटीज की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू, ये क्या है रेफर्स टू, यहां पे आएगा रेफर्स टू बेनिफिट्स, रेफर्स टू बेनिफिट्स, पॉजिटिव हो या फिर जो है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कर सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं हार्म्स निगेटिव, ठीक है, निगेटिव यहां पे भी कह सकते हैं आप, निगेटिव जो है निगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज विच आर काउज्ड बाय, which are caused by one entity to another entity without being paid, without being paid or penalized for it। ये इसका जो है राइट आंसर निकल के आएगा, ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। एक्सटर्नलिटीज इसको बोलते हैं। अगर मैं ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करूं कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, उसका सिंपली ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम टोटल ऑफ द रेंट, रॉयल्टीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये जो इंटरेस्ट है, रॉयल्टीज है, प्रॉफिट है, रेंट्स है, इनके जो सम टोटल होते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन वेज इनकम, नॉन वेजेस इनकम इनको बोलते हैं। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। एक हमारा कंजम्पशन गुड्स कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा कंजम्पशन गुड्स कौन होता है। फैक्ट्री के अंदर मैं बात बोलूं, गुड्स विच कैन बी कंज्यूम्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर, जो गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर्स कंज्यूम करता है, ठीक है।
जैसे मान लो आइसक्रीम बन के रेडी हो चुका है, तो आइसक्रीम उसको अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, कंज्यूमर गुड्स बन जाएगा। वो इमीडिएट नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर जो है उस गुड्स को कंज्यूम करता है। जैसे मान के चलो कि मान लो एग्जांपल ले लो, मिल्क आया, मिल्क जो है वो क्या होगा, एक फैक्ट्री के अंदर मिल्क आया और मिल्क से आइसक्रीम बनाया गया, तो मिल्क जो होगा वो कौन सा गुड्स होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। बट जो है ये जो आपका जो आइसक्रीम बना वो कंजम्पशन गुड है, ये इन द सेंस ये गुड्स फाइनली कंज्यूम किया जा रहा है कंज्यूमर्स के द्वारा, ठीक है। तो फाइनल गुड्स ऑलवेज कंजम्पशन गुड्स नहीं होता, फाइनल गुड्स जरूरी नहीं है कि ऑलवेज कंजम्पशन गुड्स होगा, ठीक है। फाइनल गुड्स जो है वो कभी कभी इंटरमीडिएट गुड्स की भी तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी के लिए फाइनल गुड्स है बट किसी के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ध्यान सुनिएगा इधर, जैसे मान लो शुगर इंडस्ट्री के लिए जो है शुगर जो है वो कौन सा गुड्स है, फाइनल गुड्स है, बट शुगर जो है वो कंज्यूमर अगर कंज्यूम कर रहा है तो वो कंजम्पशन गुड्स हो गया। बट अगर उस शुगर को जो है कोई जो आइसक्रीम इंडस्ट्रीज या जो है फूड बनाने वाली इंडस्ट्रीज को अगर रॉ मटेरियल्स की तरह यूज कर रही है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहां पे जो है एकदम सिंपल सा आंसर आपको लिख देना है, एक्सलिटीज का, ऑपरेटिंग सरप्लस का एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स का। तो यहां पे ये सही से आंसर बन जाएगा। फिर आगे आइए, फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी का एग्जांपल लेते हैं। द गवर्नमेंट इनकर्स एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 करोड़। गवर्नमेंट ने क्या किया, 1000 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया। इफ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ध्यान सुनिएगा, इफ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये जो है वो सेव falls from 0.25 to 0.10, 0.25 से 0.10 पे आ गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन द इनकम ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आइए बात करते हैं एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है मेरे भाई। एक जो है टेबल बना लो। अब इसमें जो है एक हमारा आएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यहां पे लेना पड़ेगा हमें, क्या लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसका जो फॉर्मूला हमारे पास जो आएगा वो बन के आएगा, वो क्या है, K इक्वल टू 1 प्लस एमपीएस, K इक्वल टू 1 प्लस एमपीएस, ठीक है। और एक और आएगा चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। ये जो यहां पे आएगा वो क्या होगा, चेंज इन Y इक्वल टू चेंज इन Y इक्वल टू के प्लस के इंटू चेंज इन आई, ठीक है। आइए इस पे पूरा सेट करके देखते हैं। पहले अगर 0.25 है तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिंपल 1 डिवाइडेड बाय 0.25 इक्वल टू दैट इज क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा, राइट। और 4 जो है इसका क्या आ गया, ये आई यहां पे 1000 करोड़ दिया हुआ था ना, यस। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ था, 1000 करोड़ दिया हुआ था। तो यहां पे जो है ये आपका जो है 4 इंटू 1000 दैट्स कम टू 4000, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में 0.10 है, फिर 0.10 को करेंगे तो यहां पे जो आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। और फिर उसको 10 से अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना आएगा, 10000 आएगा। इन द सेंस जो है चेंज क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। तो इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ, पहले कितना था हमारे पास 1000, ठीक है। अब कितना हो गया 4000। तो चेंज इन इनकम कितना आया जी, समझ में आइए। इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ 10000, सॉरी पहले कितना, यहां पे कितना 10000 और पहले कंडीशन में कितना था 4000। तो ये जो है 0.10 एमपीएस होने की वजह से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होने की वजह से आपका जो है यहां पे इनकम जो हो गया वो कितना हो गया 10000। और पहले जो 0.25 था उसमें इनकम हमारे कितना आ रहा था 4000। तो जो दोनों के बीच में चेंज कितना हुआ जल्दी से बताइए। तो 10000 माइनस कितना होगा 4000, दैट्स कम टू कितना 6000। तो यहां पे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 6000 बन के आएगा। अब देखिए यहां पे हुआ क्या, बेसिकली आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको लगा होगा कि सर ये हुआ क्या, बेसिकली समझ में नहीं आया सर। देखो बाबू समझो बात को, पहले आपको एमपीएस दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है, उससे हम लोग जो है के निकाल सकते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल सकते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा निकल जाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकल जाएगा तो
उससे हम लोग इनकम निकाल सकते हैं। उससे हम लोग क्या निकालेंगे? इनकम निकालेंगे। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो गया? 4 हो गया। यहां पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, जब हम लोग K इक्वल टू 1/MPS निकाले और MPS का हमको फिगर दिया हुआ है तो उससे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल दिया। अब चेंज इन इनकम क्या होता है? चेंज इन इनकम को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इनटू वो जो है आपका ये एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यहां पे कितना आया? 4। उसमें इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ? सरकार कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है? 1000 करोड़। तो ये कितना हो गया? टोटल क्या हो गया? 4, ये 4000 आ गया। ठीक है, तो यहां पे जो आया चेंज इन इनकम जो आया वो कितना हो गया? 4000। तो ठीक है, इसी की तरह से वहां पे कितना हुआ? 10000। तो हम लोग को जो चेंज इन इनकम यहां पे निकल के जो फिगर निकालना था वो हमारा राइट आंसर जो होगा वो इंक्रीज इन इनकम का निकालना था। यहां पे चेंज इन इनकम 4000, यहां पे 10000। तो इनकम कितना इंक्रीज हुआ? 4000 से 10000 करोड़ हो गया। तो भैया इनकम हमारा 6000 करोड़ हुआ, वो बढ़ा, वो चेंज हुआ। तो यहां पे ये आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी exant aggregate demand is more than the exant aggregate supply। ओहो भैया, एक इकोनॉमी की बात कर रहा है जहां पे कह रहा है कि when an exant aggregate demand is more than the exant aggregate supply। ठीक है, an economy जहां पे exant aggregate demand is more than the aggregate supply, elaborate the possible impact of the same on the level of output, income and employment। देखिए इस बात को, अगर आपका जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है, उस कंडीशंस में क्या होगा? बात को समझिएगा। उस कंडीशन में क्या होगा? इट मींस दैट द हाउस होल्ड जो है आपका आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर देन व्हाट द फर्म्स एक्सपेक्ट देम टू डू। यहां पे डिमांड ज्यादा हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा फर्म एक्सपेक्ट कर रहा है उससे हमारा हाउस होल्ड जो है वो ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है। हाउस होल्ड ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है तो भैया ऑब्वियसली डिमांड को क्या करेगा? बढ़ाएगा। कंजम्पशन ज्यादा करेगा तो ठीक है जी, ये कंडीशन को समझिएगा। तो इससे क्या होगा? दिस विल लीड्स टू द अनइंटरटेड फॉल इन द इन्वेंट्रीज। इससे क्या होगा कि इन्वेंट्रीज जो है उसका जो है इंटेंडेंट फॉल आएगा, इन्वेंट्रीज कम हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड जो है वो ज्यादा हो रहा है, इन्वेंट्री कम हो जाएगी। अब उस कंडीशन में क्या होगा? टू रिस्टोर, इस चीज को रिस्टोर करने के लिए लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज को, प्रोड्यूसर में एक्सपैंड प्रोडक्शन। यहां पे प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन को क्या करेगा? इलोबरेट द पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। वो अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा? ऑब्वियसली है कि डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो भैया इंटरमीडियरीज का हमारे यहां क्या होगा? कम हो जाएगी। सप्लाई कम होगा तो भैया हमारा प्रोड्यूसर्स क्या करेगा? उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। और प्रोड्यूसर जब एक्सपैंड करेगा, एज अ रिजल्ट देयर मे बी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। अब लेवल ऑफ आउटपुट और बढ़ जाए, लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा? बढ़ेगा। इससे दो फायदा और होगा कि लेवल ऑफ आउटपुट तो इंक्रीज होगा, और जब लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो भैया एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, रोजगारी क्या होगी? बढ़ेगी, और रोजगारी बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये तीनों पे इंपैक्ट करेगा। एक फिर से समझाओ सर, फिर से समझाओ। ये देखो मैं समझा देता हूं, पूरा कहानी समझा देता हूं। देखो एक बात बताओ बाबू, पहले एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हाँ, एग्जाम्पल ऐसा लेके चलते हैं। देखो मान लो हमारा जो डिमांड है वो 1000 करोड़ का डिमांड है, ठीक है, बट सप्लाई जो है 900 करोड़ का ही हो रहा है। ये हमारा जो है सप्लाई साइड है और ये हमारा कौन सा है? डिमांड साइड है, ठीक है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये सिचुएशन आया कि आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो मोर है एग्रीगेट सप्लाई से, तो प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या हो जाएगा? यहां पे बताओ, प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा? प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपना प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये डिमांड को मैच करने के लिए, ये डिमांड को मैच करने के लिए अपना प्रोडक्शन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। जैसी प्रोडक्शन बढ़ेगा, इलोबरेट द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब लेवल ऑफ आउटपुट क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और जैसी लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो दो चीजें साथ में बढ़ेगी।
क्या बढ़ेगा सर? एक तो भैया इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर सोचो कि 10,000 करोड़ एक 9,900 करोड़ का प्रोडक्शन हो रहा था, तो उसमें मान के चलो कि 1 लाख लोग इंप्लॉयड थे या 90,000 लोग इंप्लॉयड थे, तो अगर 10,000 करोड़ 1,000 करोड़ का प्रोडक्शन होगा तो हो सकता है कि 1 लाख लोग इंप्लॉयड होंगे, तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो है इंप्लॉयमेंट बढ़ते के साथ साथ जो इनकम है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। लोगों में जो टोटल नेशनल इनकम है वो बढ़ेगा। तो ये दोनों कंडीशंस आएगा, ठीक है। और ये फर्दर जो है फिर इनकम बढ़ेगा तो फिर डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये जो है एक आप कह सकते हो पॉजिटिव साइकिल में चलने लगेगा इकोनॉमी। ये इंपैक्ट आएगा हमारा, ये है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ऐसा सिचुएशन जो है पॉजिटिव होता है हमारी इकोनॉमी के लिए। आगे बात करते हैं। और विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए, बात को समझिएगा, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रमोट द कमर्शियल बैंक टू पार्क देयर सरप्लस फंड विथ इट। इन्फ्लेशन बढ़ता है, कब बढ़ता है? बात को समझिएगा। देश के अंदर जब महंगाई बढ़ती है, इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट में कैश का जो फ्लो है या फिर जो मनी फ्लो है वो बढ़ा हुआ है, पैसे की कोई कीमत ही नहीं है। अब यहां पे कहानी यह है कि विद द ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन, महंगाई को रिड्यूस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहती है? मे प्रमोट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को बोलती है कि एक काम करो, अपना पैसा जो है ना मेरे पास पार्क कर दो। मेरे पास पार्क करने का मतलब क्या होता है कि मेरे यहां डिपॉजिट कर दो, ठीक है। तो डिस्कस द रैशनल बिहाइंड द स्टेप्स टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, रिजर्व बैंक जो है ना देश के मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करती है, मनी फ्लो को कंट्रोल करती है कि मार्केट में मनी फ्लो कितना होना चाहिए। अगर मार्केट में मनी फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो मनी फ्लो जब मार्केट में बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। अब उस समय आरबीआई क्या करती है? समझो, आरबीआई बोलती है, सुनो, जैसे मान लो कि बैंक जो नॉर्मल लोगों को लोन देता है वो कौन देता है? कमर्शियल बैंक देता है। कमर्शियल बैंक नॉर्मल लोगों को लोन देता है। तो आरबीआई का यहां पे फोकस क्या होता है कि कमर्शियल बैंक से पैसा खींच करके आरबीआई में ले आया जाए। मतलब अगर हम कमर्शियल बैंक से पैसा खींचेंगे आरबीआई की तरफ, ठीक है, उसके लिए बहुत सारा है। कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाएगा कि भैया इतना तो आपको रिजर्व रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे डिपॉजिट जो है वो आपसे कि भैया आप हमारे यहां पैसा जमा कर दो। तो अगर कमर्शियल बैंक के पास 10,000 करोड़ रुपया मान लो कि है, तो ये 10,000 करोड़ जो है वो क्या करेगी? लोन देगी। और लोन देगी कहां देगी? लोगों को देगी, इंडिविजुअल्स को देगी, फर्म को देगी। तो वो मार्केट में क्या करेगा? वो पैसे का फ्लो और बढ़ाएगा, ठीक है। तो वो और महंगाई को बढ़ाएगा। तो वहां पे क्या करती है आरबीआई? क्या करती है? कमर्शियल बैंक से जो है वो पैसा खींच लेती है, बोलती है भाई मुझे डिपॉजिट कर दो। अब मान लो इसमें से 2,000 करोड़ मान लो आरबीआई ने डिपॉजिट ले लिया, तो बैंक के पास कितना बचा? 8,000 करोड़ ही बचा ना। तो 8,000 करोड़ मनी फ्लो को तो 20% से कम किया गया ना। तो मनी फ्लो को 20% से कम किया जाएगा, मार्केट में पैसा कम होगा, तो फिर जो है मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो सरकार जो इन्फ्लेशन होता है उसके सबसे बड़ा रीजन है कैश फ्लो। और ये सरकार, ये जो आरबीआई है, गवर्नमेंट जो है, आरबीआई के थ्रू में ये पूरा कैश फ्लो को मेंटेन करती है कि कितना कैश मार्केट में डालना है, कितना। अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट बहुत क्रंच चल रहा होता, आपको याद होगा कोविड के टाइम में मार्केट में कैश फ्लो एकदम खत्म हो गया, कैश ही नहीं था मार्केट में, बहुत बुरा स्थिति था। तो आरबीआई ने क्या करा? आरबीआई ने मनी मार्केट में डाला। आरबीआई ने कहा कि भैया सीआरआर मेरा कम कर दो, कैश रिजर्व रेशियो कम कर दो। हम जो है भैया मार्केट में पैसा क्या करेंगे? मार्केट में पैसा क्या करेंगे? पुश करेंगे, मतलब मार्केट में इंजेक्ट करेंगे पैसा। मार्केट में इंजेक्ट होगा पैसा, तो पैसा वहां पे मार्केट में आएगा, तो लोग डिमांड करना शुरू करेंगे, तो फिर से इकोनॉमी एक बार चल पड़ेगी, राइट। तो यहां पे आरबीआई जो है पूरी तरीके से इन चीजों को कंट्रोल करती है। तो इसके पीछे रैशनल बिहाइंड ये है कि आरबीआई सारे कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करती है। कमर्शियल बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं, सारे बैंकों का बैंक है आरबीआई। आरबीआई जो है वो उनसे लोन लेती भी है, लोन देती भी है, रिजर्व भी मेंटेन करवाती है। तो इन सब सारे सिस्टम की वजह से जो है आरबीआई एबल है, आरबीआई पोजीशन है कि वो मनी फ्लो को कंट्रोल कर सकता है और वो इन्फ्लेशन को भी क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। इस बात का एकदम से ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, बढ़ो सर। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है, देखिए, यस, इलोबरेट द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन परफॉर्म बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सुपरवाइजरी फंक्शंस परफॉर्म करती है। सुपरवाइजरी फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारा बैंकों को सुपरवाइज करती है, जैसे कमर्शियल बैंक्स आर आल्सो एडवांस लोन्स टू देम। कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट करता है कि भैया द डिपॉजिट फॉर द कमर्शियल बैंक पैसा डिपॉजिट कर सकता है सेंट्रल बैंक में, आई मीन आरबीआई में। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये रिजर्व रेशियो उनको मेंटेन करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो ये जो सारे बैंकों का जो सुप्रीम अथॉरिटी है बैंकिंग सिस्टम का, वो हमारा कौन है? वो हमारा जो है वो कमर्शियल बैंक के जितने भी बैंक है उसका सुप्रीम अथॉरिटी हमारा कौन है? आरबीआई है, ठीक है। तो इट फॉरवर्ड द शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में वो शॉर्ट टर्म लोन भी देती है। द सेंट्रल बैंक जो है सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है कमर्शियल बैंक का। तो सिंपल सी बात है कि रिजर्व बैंक जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। सुपरवाइजरी फंक्शन परफॉर्म करती है, कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करती है, रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है। बैंकों को कैसे रेगुलेट करना, बैंक के लिए नोटिफिकेशन जारी करना, बैंक को कैसे काम करना, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये सारी चीजें जो है वो आरबीआई अपने तरीके से जो है वो कंट्रोल करती है, राइट। तो यहां पे आपको सिंपली जो है आरबीआई का फंक्शन लिख देना है। आरबीआई का जो है एक फंक्शन है सुपरवाइजरी फंक्शन, उस फंक्शंस को यहां पे आपको लिख देना है। कुछ फंक्शंस मैंने आपको बता दिया कि भैया सुपरवाइज करने का मतलब क्या है कि अगर कमर्शियल बैंक को लोन का रिक्वायरमेंट है तो आरबीआई उनको जो है वो क्या करेगा? लोन देगा। या कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है तो आरबीआई में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आरबीआई उनको डिसाइड करेगा कितना रिजर्व मेंटेन करना है। आरबीआई उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा कि भैया कैसे बैंकिंग करना है। ये सारी चीज जो है वो आरबीआई कंट्रोल करती है, आरबीआई रेगुलेट करती है, आरबीआई जो सुपरवाइजरी फंक्शन की तरह काम करती है हमारे सारे कमर्शियल बैंक के लिए। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको यहां पे लिख देने हैं, तो ये चीजें आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 फिर नीचे न्यूमेरिकल आ गया है। यहां पे क्या कह रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फिजिकल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट। आइए, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू व्हाट? अगर मैं फिजिकल डेफिसिट की बात करूं तो फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। पहली बात, एक तो भैया रेवेन्यू डेफिसिट अगर कोई है तो उसको उठा लीजिए। फिर आपके पास नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ऐसा कैपिटल रिसिप्ट जो कोई भी डेट क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई भी डेट क्रिएट नहीं कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा? 4 नंबर। कोई भी डेट क्रिएट नहीं कर रहा है उसको भी आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। और साथ में जो है आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? ध्यान सुनिएगा, माइनस क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, फिजिकल डेफिसिट ये क्या है आपका? पहले क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट इज यहां पे थर्ड नंबर जो है। आइए, रेवेन्यू डेफिसिट ये कितना है? 10। और आपका जो है फिर से आइए यहां पे 2 नंबर, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड ऑन करिए, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड ऑन करिए और माइनस कर दीजिए आपका नेट डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला निकल के क्या आया? फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है? पहली बात, एक तो हमारा फिजिकल डेफिसिट में जो ऐड होगा वो क्या होगा? वो हमारा होगा दैट इज अ रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? जल्दी से बताइए। 10 है। आइए ऐड ऑन कर दीजिए रेवेन्यू डेफिसिट। उसके बाद जो है हमारा क्या है? उसके बाद हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? 15 है, ये भी ऐड ऑन कर दीजिए। और फिर जो है माइनस करना है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, 50% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना? 20 है, तो इसका 20 का 50% कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे -10 कर दीजिए। तो यहाँ पे जो फिजिकल डेफिसिट का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 15। ये आएगा 15 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका। अब हमारा प्राइमरी डिफिसिट की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल डिफिसिट माइनस जो है इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डिफिसिट कितना आया? आई मीन जो है प्राइमरी डिफिसिट की बात करूं तो क्या होता है? फिजिकल डिफिसिट माइनस जो है इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डिफिसिट कितना आएगा? 15 आया हमारा। 15 करोड़ माइनस कितना है यहाँ पे कितना आया? हाँ, यहाँ पे कितना आया? हाँ, ये आप इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 4। यस, 4, दैट इज 4। ये 4 माइनस करिए तो दैट इज आएगा कितना? 11 करोड़ रुपया। तो आपका फिजिकल डेफिसिट का आंसर कितना आएगा? 15 करोड़। और प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा? 11 करोड़। ये होगा आंसर। ये न्यूमेरिकल का आंसर निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, पब्लिक गुड्स, आइए बात करते हैं। टू फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स की बात करें। तो यहां पे टू फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स में जो है वो आपको सिंपल जो है नॉन एक्सक्लूडेबल, ये आपको लिखनी है, नॉन एक्सक्लूडेबल होता है टू फीचर्स ऑफ एनी टू फीचर्स ऑफ। तो ये पहला फीचर इसका क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। और दूसरा फीचर जो यहां पे इसका निकल के आपके पास आएगा वो है दैट इज अ नॉन रिवोल्यूरियस। यहां पे दोनों जो है ये आपको फीचर्स आपको लिख देने, आपका आंसर यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन द इकोनॉमी स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट मे नीड टू करेक्ट द फ्लक्चुएशंस इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइजेस, ठीक है, in the economy. This may depends upon the level of aggregate demand. ये level of aggregate demand पे depend कर सकता है within terms or depend upon the spending decision of the households. Household या firm जो है कितना spend कर रहा है, ये सारी चीजों को stabilize करने के लिए, to stabilize the economy under the state of the inflation or deflation, स्टेबल करने के लिए, स्टेबल ऑब्जेक्टिव में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ज्यादा ना हो, ना ज्यादा महंगाई हो, ना ज्यादा सुस्ती आ जाए। सुस्ती भी आना ठीक नहीं है, महंगाई भी आना ठीक नहीं। गवर्नमेंट में लेटर टैक्सेस एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार से गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस वगैरह या एक्सपेंडिचर वगैरह जो है वो करती है। जैसे मान लो मार्केट में बहुत सुस्ती आई हुई है तो सरकार अपना एक्सपेंडिचर क्या कर देती है, बढ़ा देती है। बट अगर मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आया हुआ है तो सरकार टैक्सेस क्या कर देती है, चार्ज कर देती है, हेवी टैक्सेस चार्ज कर देती है। हेवी टैक्सेस चार्ज करने से क्या होगा भैया, मार्केट से पैसा जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इन द सेंस आपके पास जो आपका जो डिस्पोजेबल इनकम होगा, जो पैसा जो आप खर्च कर सकते हैं वो पैसा कम हो जाता है, तो वहां पे आपको जो है ये प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पे वो पैसा बाहर निकल जाएगा मार्केट से। तो ये चीजें सरकार अलग अलग जो है टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जहां से वो इकोनॉमी को स्टेबल करके रखना चाहती है कि ना जो है वो इन्फ्लेशन हो और ना जो है डिफ्लेशन हो। तो यहां पे ये चीजें आपको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the Ayushman Bharat scheme, the government provide free medicines to the economically backward sections of the society. हाँ जी, आयुष्मान भारत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आयुष्मान भारत के अंदर क्या हो रहा है कि जो द गवर्नमेंट है वो फ्री मेडिसिन्स टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस को प्रोवाइड कर रही है। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। आई बताइए जी भैया, यहाँ पे कौन सा नेचर है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर बी, ये कौन सा नेचर है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय आयुष्मान भारत। ये जो है फ्री मेडिसिन पे जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस डज नॉट लीड टू एनी क्रिएशंस ऑफ एसेट्स। क्या ये कोई एसेट्स क्रिएट कर रहा है क्या हमारा, क्या कोई एसेट्स क्रिएट कर रहा है? सरकार जो है फ्री में लोगों को भोजन दे रही है, क्या इससे मेरा एसेट्स क्रिएट हो रहा है क्या? सरकार जो फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है, क्या सरकार ये एक्सपेंडिचर तो कर रही है, बट क्या ये एक्सपेंडिचर एसेट्स क्रिएट कर रहा है? तो इस एक्सपेंडिचर को हम लोग कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दिस आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट्स इन द कंट्री। ठीक है, ये ऐसे खर्च हो जा रहा है भाई, तो ये एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। तो यहां पे ये चीजें आपको यहां पे मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट, गिविंग अ वैलिड रीजन, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग द डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को ट्रीट करते समय, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते समय ये दोनों को कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे? पेमेंट मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज इन इंडिया और टमाटोज ग्रोन बाय मिस पूजा इन हर किचन गार्डन। दो चीजें ध्यान सुनिएगा, दो तरह का पड़ा है। एक जो है कि भैया जो है पेमेंट मेड किया गया, इट विल इंक्लूड इन डोमेस्टिक इनकम एज अ गुड्स परचेज बाय द अमेरिकन टूरिस्ट इज द एक्सपेंडिचर मेड बाय हिम इन द इंडिया एंड विल बी इंक्लूडेड एज एक्सपोर्ट, इंक्लूडेड एज एक्सपोर्ट्स। अब अमेरिकन आदमी जो है टूरिस्ट की तरह इंडिया में आया है और उसने गुड्स परचेज किया है, उसके लिए पैसा पे किया है, तो ये जो है हम जो है इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम। ये हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा, ये हमारा डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। क्यों काउंट होगा?
क्योंकि ये जो है अमेरिकन लोगों ने जो है परचेज करा एज ए टूरिस्ट, तो इसको एज ए एक्सपोर्ट हम लोग काउंट कर लेते हैं कि भैया एक्सपोर्ट की तरह है ये अगर अमेरिका में रहता और हमारे यहां से खरीदता तो भैया हमारा एक्सपोर्ट हो जाता। तो अमेरिकन आदमी अगर इंडिया में आके खरीदा एज एक्सपोर्ट हमारा हो गया, तो इसको हम लोग इनकम में क्या करेंगे, काउंट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरा है टमाटोज ग्रोन बाय मिस्टर पूजा इन हर किचन गार्डन। पूजा ने जो है किचन गार्डन के अंदर टमाटो ग्रो किया है, धनिया पत्ता लगाया हुआ है, पालक का पत्ता लगाया हुआ है, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन देयर मार्केट वैल्यू। अब कितना लोग कितना घर में धनिया पत्ता लगा रहा है, कितना लोग घर में कितना टमाटो का पेड़ लगाया हुआ है, कितना आम उपजा रहा है, कितना अमरूद उपजा रहा है और खा रहा है खुद कंजम्पशन के लिए। ध्यान रखिएगा ये मार्केट के लिए नहीं है, ये जो है पूजा हर इन किचन, डोमेस्टिक ग्रोन बाय द पूजा इन हर किचन गार्डन, खुद के कंजम्पशन के लिए। इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसीलिए जो इसको हम लोग इनकम में जो है कैलकुलेट नहीं करते, ये आर नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम। ये ट्रांजेक्शन मोर ओवर सच ट्रांजेक्शन आर नॉट अंडरटेकन बाय एन मॉनेटरी कंसिडरेशन, ये मॉनेटरी कंसिडरेशन है ही नहीं यहाँ पे, इसीलिए जो है इस ट्रांजेक्शन को हम लोग जो है हम अपने इनकम में टोटल जो देश का इनकम कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर इसको हम लोग जो है कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। बट अमेरिकन टूरिस्ट अगर इंडिया में आकर के कोई गुड्स परचेस कर रहा है तो वो हमारे लिए इनकम की तरह काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मशीन परचेज बाय अ फर्म इन द ऑलवेज अ कैपिटल गुड्स, डू यू एग्री विद दिस गिवन स्टेटमेंट। एक बात बताइए, मशीन परचेज किया जा रहा है, ठीक है, मशीन परचेज किया जा रहा है, इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड्स, डू यू एग्री विद स्टेटमेंट, गिव द वैलिड रीजन फॉर योर। देखो तो बात को समझो बाबू, दो अलग अलग लोग मशीन्स परचेस करते हैं। हाँ सर बिल्कुल करते हैं। ये स्टेटमेंट से हम 100% अग्री नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बात को समझिएगा। ये स्टेटमेंट से हम 100% जो है अग्री नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते स्टेटमेंट से अग्री, इस बात को समझिएगा। मशीन जो परचेस किया जा रहा है, फाइनल गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, अ मशीन परचेज बाय अ फर्म विल बी अ कैपिटल गुड्स। अगर एक मशीन कोई फैक्ट्री खरीदती है, ध्यान सुनिएगा इधर, अगर कोई फैक्ट्री है उसने मशीन परचेस किया, तो उस फैक्ट्री के लिए मशीन कौन सा गुड्स होगा, कैपिटल गुड्स होगा। ये मशीन जो होगा कैपिटल गुड्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे, तो वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा, ठीक है, वो कैपिटल व्हेन इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज। हाउएवर इफ इट इज परचेज बाय अ फर्म टू रीसेल, ये मशीन को रीसेल के लिए परचेस किया गया, ध्यान सुनिएगा, रीसेल के लिए मशीन परचेस किया गया, और किसने परचेस किया है, फर्म ने परचेस किया है, तो फिर ये जो है कैपिटल गुड्स नहीं होगा। मशीन परचेज बाय फर्म इज ऑलवेज, यहां पे वर्ड लगा दिया ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। मशीन फर्म के द्वारा परचेज किया गया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अगर अदर गुड्स के प्रोडक्शंस में हेल्प करने के लिए, अदर गुड्स बनाने के लिए मशीन परचेज किया गया है, तो वो हमारे लिए जो है वो कैपिटल गुड्स होगा मेरे भाई। लेकिन अगर मशीन हमने जो है वो हमने बेचने के लिए खरीदा हुआ है, तो वो मेरे लिए इन्वेंट्री हो जाएगा, वो हमारे लिए इन्वेंट्री है, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, हमारे लिए इन्वेंट्री हो जाएगा भैया, कि इन्वेंट्री है हमारे लिए, वो हम उसको क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए स्टॉक हो जाएगा, बेचने के लिए ला रहे हैं, तो वो ऑलवेज कैपिटल गुड्स नहीं होगा। तो यहां पे ये वाला आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा टोटल का टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट जो हमने डील कर लिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारी बातें हैं और ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डील किए। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी डील किए, कुछ हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी डील किए, कुछ हमने एमसीक्यू को क्वेश्चन डील किए। तो हम लोगों ने पूरा सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन ए में जो है हम लोगों ने पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस डील कर लिए। अब हम लोग जो है अगले वीडियोस के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर सेक्शन बी, आई मीन वहां पे इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस डील करेंगे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यहाँ से डील करना शुरू करेंगे हम लोग फिर से। द आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान्स। तो ये हम लोगों ने अभी तक जो है कंप्लीटली मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस डील कर लिए सैंपल पेपर के। अब जो है हम लोग आगे डील करेंगे, वो करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, वो अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।